लास्ट टाइम में हम लोग बात कर रहे थे बिल गेट्स के पोर्टफोलियो के बारे में। तो बिल गेट्स के पोर्टफोलियो के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे सरप्राइजिंग ये लगता है कि क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होने के बाद भी इनके पोर्टफोलियो में माइक्रोसॉफ्ट नहीं नज़र आ रहा है। मैक्सिमम बर्कशायर हाथवे लग रहा है, दिख रहा है, और बाकी दूसरी कंपनियां भी हैं, ठीक है, वॉलमार्ट, कैटरपिलर और कई सारी कंपनियां, फेडेक्स, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत नॉमिनल होल्डिंग इनकी बची है, अदर्स में चला गया है वो। क्यों ऐसा किया उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक टेक जाइंट था और ये कभी भी हो सकता था कि कोई हो नहीं पाया, ये अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो मार्केट में कोई ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए जो विंडोज़ से अच्छा काम करे। जैसे इधर एक ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग विंडोज़ के लैपटॉप की जगह एप्पल के लैपटॉप खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी मैकिंटोश पे लोग काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ विंडोज़। क्यों? क्योंकि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही कंपनी बनाती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स पे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। उसके जो ऐप्स होते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, जैसे कि अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो लोग फिल्मोरा का इस्तेमाल करते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह के लिए जो है वो एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है, कैनवा का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग पार्टीज़ बनाती हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं। एप्पल का सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, उसकी चिप, यानी कि वो जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, इसमें जैसे इंटेल की चिप लगी है या एएमडी की चिप लगी होती है विंडोज़ के लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप में, लेकिन जो एप्पल के होते हैं, अब एप्पल पहले इंटेल की चिप का यूज़ करता था, अभी वो क्या करता है, उसने खुद की M1 M2 चिप बना ली है। वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट भी है और परफॉर्मेंस भी उसकी गजब की है कि वो इंटेल और AMD दोनों को बीट कर रही है। तो उसमें होता क्या है कि आप अगर एक बार मैकबुक एयर है, बहुत पतला सा छोटा सा लैपटॉप है, बहुत लाइट वेट है, उसको अगर आप एक बार फुल चार्ज कर दो तो लगभग 10-12 घंटे तक चलता है अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ करोगे तो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एप्पल में या मैकिंटोश में जब आप पावर केबल हटा लेते हो, चार्जिंग पे नहीं हो रहा होता, बैटरी मोड पे चल रहा होता है, तब भी इसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती है। विंडो लैपटॉप में क्या होता है, जब तक आप उसको चार्जिंग पे लगा के रखोगे तब तक तो फुल परफॉर्म करता है, और जैसे ही अगर आपने चार्जर हटाया तो वो डाउनग्रेड कर देता है, परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो कर देता है, क्लॉक स्पीड स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैकिंटोश में नहीं है, तो इसलिए वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। बट स्टिल क्योंकि अभी भी ये ओपन है और हम लोग को थर्ड पार्टी ऐप मिल जाते हैं, क्रैक्स मिल जाते हैं, ये सब मिल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता, उसमें सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। एप्पल में आपको हर एक चीज़ खरीदनी पड़ती है, इसमें सबके क्रैक मिल जाते हैं, इधर उधर से जुगाड़ हो जाता है, तो इसलिए अभी भी ये। और विंडोज़ भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो भी पायरेटेड मिल जाती है। और इवन विंडोज़ जो सत्या नडेला हैं जो इसको चला रहे हैं, CEO इंडियन, उनको पता है कि लोग पायरेटेड ऑफिस और पायरेटेड विंडो का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो चाहे तो उसको लॉक कर सकते हैं, जैसे आप इंटरनेट चलाएं वो उसको आइडेंटिफाई करके लॉक कर देंगे, लेकिन वो लॉक नहीं करते हैं। क्यों? वो इसलिए लॉक नहीं करते हैं कि बचपन से आदत पड़ी, फ्री की कोई चीज़ होगी सब चलाएंगे। मैकिंटोश पे ऐसा लगता है खरीदने का, ये फ्री भी है। विंडोज़ ऑल्दो पेड है, 5-6 हज़ार की CD मिलेगी, ऑफिस इसका MS ऑफिस जो है वो भी 6-7 हज़ार रुपये का है, लेकिन फ्री भी अवेलेबल है। तो आप फ्री में चलाओगे तो आपको आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। तो जब आप किसी कॉर्पोरेट में जाओगे, कॉर्पोरेट में पेड चाहिए होता है, जेन्युइन विंडो चाहिए होती है, जेन्युइन ऑफिस चाहिए होता है, अदरवाइज ऑडिट हो गया, कुछ हो गया तो फंस जाएगी वो कंपनी। तो इसलिए जब आप ऑफिस में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, या जब आप कैपेबल होगे जेन्युइन खरीदने के लिए, तो आप वही खरीदोगे जिसकी आपको प्रैक्टिस है, क्योंकि मैकिंटोश आपने कभी चलाया नहीं है, एप्पल चलाया नहीं है, तो आपको आदत पड़ जाएगी। यही एक स्ट्रेटजी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अभी भी दुनिया पे राज कर रही है। मैक्सिमम कंप्यूटर्स पे विंडोज़ ही चलता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री में देते हैं, आदत डला देते हैं। जियो ने आदत डला दी आपकी, तो जिस चीज़ की आपको फ्री की आदत पड़ जाती है फिर आदमी वो पैसे दे के भी वही इस्तेमाल करता है। इन्होंने इसीलिए उसको ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो नहीं रखा था कि एक तो सत्या नडेला को हैंडओवर कर दिया, वो चला रहे हैं, और उनको लगा कि हम अगर बर्कशायर हाथवे में अपना पैसा रखेंगे तो वो काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है, मतलब एक होल्डिंग कंपनी है जिसको वॉरेन बफेट मैनेज करते हैं, जिसके CEO वॉरेन बफेट है। उनको वॉरेन बफेट के ऊपर पूरा भरोसा है
कि ये मेरे पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने बर्कशायर हाथवे खरीद लिया। बर्कशायर हाथवे में ऑल्दो 100 कंपनियां हैं, ये एक होल्डिंग कंपनी है जो 100 अलग अलग कंपनियों में या उससे ज़्यादा में भी इन्वेस्ट करती होगी। अभी मैंने फिलहाल इसका पोर्टफोलियो नहीं देखा कि बर्कशायर हाथवे के अंदर क्या है। बर्कशायर हाथवे के अंदर 30% तो एप्पल ही है और कोका कोला है। कोका कोला के 8-10% शेयर हैं बर्कशायर हाथवे के पास। जिलेट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनियां हैं, वो उन्होंने खरीद रखे हैं। तो माइक ये एक बिल गेट्स का पोर्टफोलियो। इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी, कोई डाउट? हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। बर्कशायर हाथवे खरीद लीजिए। शेयर प्राइस पता है इसका कितना है? 4.5 करोड़ का एक शेयर है। बर्कशायर हाथवे का एक शेयर इंडियन रुपीस में 4.5 करोड़ का पड़ेगा। बहुत लोग पूरी जिंदगी काम करेंगे तब भी नहीं खरीद पाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 83 से, तब इंडियन रुपीस में आएगा 4.5। इसका हाई लो है ये, 52 वीक का हाई है। अभी चल रहा है ये $4.5 लाख का और हाई लगा है $6.5 लाख का अप्रॉक्स। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड इसलिए नहीं देती है, इसकी भी इस पीछे फिलॉसफी है। ये दुनिया का सबसे महंगा शेयर है, ठीक है। अगर एक शेयर भी किसी ने खरीद लिया तो उसको, ये लोग इसका सोचते हैं एटलीस्ट एक शेयर मिल जाए, क्योंकि अगर एक शेयर मिल जाता है तो उसके लिए बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं बर्कशायर हाथवे की एजीएम अटेंड करने के लिए, जो कि ओमाहा में होती है, नब्रास्का में, अमेरिका में। और वहाँ पे जाना ही एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। जब सामने सामने चार्ली मंगर तो अब नहीं रहे, अभी थोड़ी देर में से पहले उनका देहांत हो गया। चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट से सामने सामने मिलना मतलब एक इन्वेस्टर के लिए, या मतलब वो वही है जैसे कि भगवान से मिलना, क्योंकि गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग कहलाता है। वॉरेन बफेट को हम लोग गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो वो उसी तरह होता है कि स्वर्ग में जाके भगवान के दर्शन कर लेना। अगर एजीएम आपने अटेंड कर ली बर्कशायर हाथवे की, तो वो इसी तरह से है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और किसी का? आगे बढ़े। अब हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी करने जा रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी करेंगे इन्फोसिस की, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम जितना आप लिख पाए लिख लीजिएगा। ये दिखा रहा है कि इन्फोसिस का, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ इक्विटी जब एक साथ लगते हैं तब क्या मिरेकल होता है। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया। इन्फोसिस के फाउंडर कौन थे? नारायण मूर्ति थे, सुधा मूर्ति नहीं थी। सुधा मूर्ति उस समय टाटा की कंपनी में काम करती थी एज ए एम्प्लॉई। तो उन्होंने पैसे दिए थे, अपने साथ गहने भी दिए थे। तो नारायण मूर्ति ने उनको बेचा था। उसको बेचने के बाद पैसा इसमें लगा था। नारायण मूर्ति और कई सारे उनके दोस्त थे, 4-5, जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई थी। उनके पास उस समय मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो बीवी के गहने बेच के उन्होंने इनिशियल कैपिटल डाली थी। एक छोटे से कमरे से इन्फोसिस स्टार्ट करी थी। 1993 में ये कंपनी लिस्टेड हुई, और जब लिस्टेड हुई तो 95 रुपीज़ पर शेयर में इसका आईपीओ आया। यानी कि अगर किसी ने 100 शेयर खरीदे तो 9,500 के पड़े। तो मान लीजिए कि 100 शेयर बाई किए आईपीओ में, 9,500 रुपये लगाए, और उसके बाद बहुत समय तक इसका शेयर प्राइस बहुत नीचे मिल रहा था, 30-40% डिस्काउंट पे मिल रहा था, ठीक है। 1997 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, 1:1 का बोनस दे दिया, ठीक है। और 1994 में ही बोनस दिया पहले तो 100 शेयर के 200 शेयर हो गए। जब बोनस आता है 1:1 का, तो शेयर नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाते हैं, मार्केट प्राइस आधा हो जाता है, ठीक है। शेयर प्राइस आधा हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाते हैं, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट शेयर का प्राइस वापस रिकवर करता है, ठीक है। 97 में फिर से इसने 1:1 का बोनस दिया, तब 200 के 400 शेयर हो गए। देन 99 में फिर 1:1 का बोनस, 400 के 800 शेयर हो गए। फिर उसके बाद स्प्लिट हो गया ये, ठीक है, 2:1 पे स्प्लिट हुआ, तो 800 के 1600 शेयर हो गए। स्प्लिट और बोनस में डिफरेंस क्या है? जब बोनस देती है कंपनी, तो कंपनी का शेयर प्राइस रिमेन सेम, शेयर प्राइस हाफ हो जाता है अगर 1:1 का बोनस दिया, और उसका फेस वैल्यू रिमेन सेम, फेस वैल्यूज की चेंज नहीं होती है। लेकिन जब स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपये का कोई शेयर है, 10 रुपये की फेस वैल्यू का कोई शेयर है, और उसको
₹5 का कर दिया गया तो वो एक शेयर के 2 शेयर हो जाएंगे, यानी फेस वैल्यू हो जाएगी आधी और नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे डबल। ठीक है, तो स्प्लिट में फेस वैल्यू कम होती है और बोनस में फेस वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिफरेंस है। और जनरली शेयर्स को ₹10 की फेस वैल्यू पे लॉन्च किया जाता है। अभी पेटीएम ने हम लोग के साथ स्कैम कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मैंने शेयर खरीद लिया अलॉट हो गया तो पता चला कि वो ₹1 फेस वैल्यू का है, यानी उन्होंने 2100 समथिंग रुपए का एक शेयर दिया था। तो मैं सोच रहा था ये ₹10 की फेस वैल्यू का है, लेकिन वो ₹1 की था, यानी उन्होंने 21,000 रुपए का एक शेयर चिपका दिया। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया, इतनी ओवर वैल्यूएशन पे उन्होंने शेयर दे दिया था, ₹1 फेस वैल्यू पे शेयर दे दिया है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने चूना लगाया इन्वेस्टर्स को। बाकी लोगों का क्या कहें, मैंने ही नहीं ध्यान दिया, ठीक है, कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है। ₹1 की फेस वैल्यू थी, यानी टेक्निकली उसका प्राइस 21,000 रुपये था। अगर ₹10 की फेस वैल्यू पे निकालते तो 21,000 रुपये का शेयर था वो, तो 21,000 रुपये का शेयर मतलब बहुत ही महंगा था। ठीक है, फिर ये सिलसिला चलता रहा। 94 में फिर से 3:1 का बोनस आया, इसके नंबर ऑफ शेयर्स 1600 के 6400 हो गए, 3 गुने और बढ़ गए। फिर उसके बाद 2006 में फिर 1:1 का बोनस आया, उसके शेयर बढ़ के 12,800 हो गए। अब बीच बीच में डिविडेंड भी दे रहा है, हर साल डिविडेंड बढ़िया देता है। अभी भी इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से 3-4% का डिविडेंड दे रहा होगा अप्रॉक्स। फिर उसके बाद 2014 में 1:1 का बोनस आया, देन इसके नंबर ऑफ शेयर हो गए 25,000। फिर 2015 में अगेन 1:1 51,200 शेयर। फिर उसके बाद 2018 में फिर से बोनस 1,02,400 शेयर। मेरे ख्याल से उसके बाद भी उसने कोई बोनस दिया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कहानी यही खत्म हो गई। 2023 में हम लोग चल रहे हैं, 24 में, और 4-5 साल हो चुके हैं। बीच में इसने डिविडेंड भी दिया होगा, मेरे ख्याल से स्प्लिट या बोनस भी किया होगा, बट लेकिन हम यहीं तक भी अगर कैलकुलेट करें, अभी इसके आगे का देख लेंगे, गूगल पे दिख जाएगा, तो 2008 तक अभी इसका शेयर प्राइस जो है वो देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये देखिए 1648 के आसपास चल रहा है इसका। ठीक है, आज आधा % गिरा हुआ है। ये इसका स्टॉक प्राइस है, दिख रहा है सबको। ठीक है, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ शेयर से, कितने शेयर हैं इसके, 1,02,400 शेयर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1648 ले, ₹16 करोड़ की संपत्ति हो गई, जिसने 9,500 रुपये लगाए थे। ठीक है, और नीचे एनुअल डिविडेंड है, ये 18 लाख रुपए का साल का डिविडेंड दे रही है। आज की ये 2018 का है सब कुछ। अभी इसका डिविडेंड बढ़ के हो गया होगा 30-40 लाख पर एनम। हर साल 30-40 लाख का डिविडेंड आ रहा है, जिसने 9,500 रुपये लगाए थे 1993 में, और उसकी वैल्यूएशन आज की तारीख में 16 करोड़ हो गई है, और अभी अपने हाई से दूर है, बीच में हाई भी लगा चुका है। तो अगर ये हाई के पास आएगा तो लगभग 18 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो लंबे समय में अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो टाइम लंबा, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो रही है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट दोनों जब मिलते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और 9,500 रुपये कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है जो कोई लगा नहीं सकता, और ज़रूरी भी नहीं 9,500 रुपये लगाना। अगर किसी ने उसमें 1,000 रुपये भी लगाए होंगे, यानी 950 रुपये भी लगाए होंगे, उसका भी इस समय कितना पैसा हो गया होगा, लगभग 1,65,00,000। सिर्फ 1,000 जिसने लगाया होगा। जिसने 10,000 लगाया तो उसका 16 करोड़ समथिंग हो गया है, लेकिन 1,000 भी लगाया होगा तब भी 1.5 करोड़ है, और उसको भी मिल रहा होगा साल का 2 लाख 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड। उतने में उसका पूरा काम चल जाएगा।
उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 1000-2000 रुपये अगर निवेश किए होते, साल का 5 लाख का डिविडेंड आ रहा होता, पूरा खर्चा उसी से चल जाता घर का, कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। और शेयर तो अप्रिशिएट हो ही रहे ऊपर ऊपर। और अभी ये मैंने कम कैलकुलेट करा है, बीच में इसने एक आध बोनस और दिए होंगे। अगर इसने एक भी बोनस और दिया होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो 30-35 करोड़ पहुंच गया होगा। ये तो मैंने 2018 की कैलकुलेशन पकड़ी है, ठीक है। तो ये असली पावर है कि अगर आपने बाय राइट सिट टाइट के थ्योरम को फॉलो किया, सही स्टॉक खरीद के उसको लंबे समय तक होल्ड किया, फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो भी करेंगे वो एडिशनल होगा। अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हॉबी वर्क कर रहे हैं, ये है। तो मतलब हमने पहले भी आप लोग को बताया है शुरुआती क्लास में कि करोड़पति बनना या पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? डिसिप्लिन। लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, SIP हर महीने नहीं चला पाते हैं, अच्छे स्टॉक को लेते हैं, 10 रुपये बढ़ता है बेच देते हैं, ऐसे करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो ये सब प्रॉब्लम है। अगर डिसिप्लिन के साथ इक्विटी में कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? स्प्लिट एंड बोनस क्या होता है? देखिए, स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू ब्रेक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर शेयर जो है वो 10 रुपये की फेस वैल्यू पे आते हैं। तो अगर किसी 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर जो है वो 5 रुपये की फेस वैल्यू पे हो गया तो उसके नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाएंगे, यानी एक शेयर का 2 शेयर हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू 2 रुपये की हो गई तो नंबर ऑफ शेयर 5 हो जाएंगे, 1 के 5। 2 रुपये की फेस वैल्यू हो गई, अगर 10 से टूट के 2 की हो गई तो अब 5 शेयर मिलेंगे। अगर 10 की फेस वैल्यू को 2 की फेस वैल्यू पे स्प्लिट कर दिया गया तो अब आपको 1 शेयर के 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 100 हैं तो 500 हो जाएंगे। और अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू पे स्प्लिट करा गया तो कितने शेयर मिलेंगे? 1 शेयर पे कितने मिलेंगे? अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया गया 10 रुपये, हाँ 10 शेयर मिलेंगे। यानी अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 1000 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है क्या? स्प्लिट। अब बोनस का मतलब होता है कि फेस वैल्यू वही रहेगी, एक्स्ट्रा शेयर अलॉट हो जाएंगे। 1:1 का बोनस हुआ तो आपके नंबर ऑफ शेयर डबल हो गए, ठीक है। क्या कह रहे हो? सर नेस्ले ने अभी स्प्लिट किया था 1:10 स्टॉक, तो अब इसका रेट कितना हो गया है? 2600 गया था, 26,000। हाँ, 26,000 का शेयर चलता था नेस्ले का। अब उसने क्या किया, अपनी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, उसको स्प्लिट करके 1 का कर दिया, यानी 10 शेयर कर दिए, तो अब 2600 का हो गया होगा। क्या? हाँ, बहुत अच्छा होता है। अब देखो नेस्ले का 26,000 का शेयर था, मैंने उसको खरीदा था 16,000 पे, 21,000 पे बेच दिया और उसके बाद वो 26,000 भाग गया। हमने सोचा बहुत महंगा हो गया, 100 के PE पे पहुंच गया है, तो अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक किया, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत गया ऊपर तक। तो अब 25-26,000 पे खरीदने का मन भी नहीं, मेरा भी नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था बहुत महंगा है, वेरिएशन है। और किसी के पास अगर 10-15 हज़ार रुपये होंगे तो वो तो नेस्ले का शेयर खरीद ही नहीं पाएगा कभी। 26,000 का शेयर मिल रहा है, 10,000 रुपये वाला कहाँ खरीद पाएगा। अब उन्होंने उसको टुकड़े में तोड़ दिया 10। अब 2600 वाला 10,000 वाला भी 3-4 शेयर तो ले ही लेगा, ठीक है। तो ये यानी लिक्विडिटी बढ़ गई, स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी मतलब नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ज़्यादा हो गए, ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, इसलिए करते हैं ये। और ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो वो और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि 26,000 रुपये लगा पाना सबके बस की बात नहीं है। देखो 2587 चल रहा है, ठीक है। तो यानी ये फेस वैल्यू इसकी, देखो फेस वैल्यू ये 1 है, यहाँ देखो दिख रहा है आपको, फेस वैल्यू 1, ठीक है। अभी ये 10 रुपीज़ पे थी, पी रेशियो चल रहा है इसका 83 का, यानी कि इस पे हम 83 रुपये दे रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। इस स्टॉक पे 83 रुपये खर्च कर रहे हैं, तब हमें 1 रुपये की कमाई हो रही है। इतना महंगी वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी 80 गुना पे है, यानी कि अगर ये शेयर बंद हो जाए ट्रेड होना, तो अगर हम 80 रुपये हमने लगाए होंगे तो 1 रुपये मिलेंगे,
लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी रिलायबल कंपनी है, इसकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत ज़्यादा है। पता है इसको 1% इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है नेस्ले को, क्योंकि इसकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट वर्दिनेस से भी 6-7 गुना ज़्यादा है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो 7-7.5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जब नेस्ले को पैसे की ज़रूरत होती है तो सिर्फ 1% ब्याज पे उसको पैसा मिल जाता है। यानी उसकी क्रेडिट वर्दिनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिट वर्दिनेस से भी 7 गुना ज़्यादा है। लोगों को भरोसा है कि एक बार इंडियन गवर्नमेंट फेल हो जाएगी पर नेस्ले फेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठ के सब जो भी कॉफ़ी के शौकीन है वो नेस्कैफे ही पीते हैं। कोई और उनको कुछ भी पिला दो, ब्रू दे दो, सब फेंक देंगे, वो पियेंगे नहीं, उनको वही चाहिए। जिसको मैगी पसंद है वो मैगी खाएगा, यिप्पी टॉप रेमन कुछ नहीं खाएगा। ठीक है, बच्चे को अगर सेरेलैक बोला गया तो सेरेलैक ही देना है, कोई और चीज़ नहीं दे सकता। उस पर तो कोई रिस्क लेगा ही नहीं। छोटा बच्चा होता है, 1 महीने 2 महीने का बच्चा होता है, और 1-2 साल 3 साल तक वो सेरेलैक के अलग अलग लेवल पे देते हैं, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, कुछ लोग खुद भी पिला देते हैं। तो वो इतना सेफ माना जाता है कि 1 महीने के बच्चे को भी सेरेलैक पिलाया जाता है पानी में घोल के, दूध की जगह लैक्टोजन की कमी पूरी करता है वो। इतने बढ़िया क्वालिटी के वो प्रोडक्ट बनाता है नेस्ले किट कैट। हाँ, मतलब हर एक सेगमेंट में लगभग उसकी मोनोपोली है। कॉफ़ी में, नूडल में, बेबी फूड में। और क्या बनाता है नेस्ले? मिल्क प्रोडक्ट तो हो गया ना, सेरेलैक वगैरह। और क्या बनाता है नेस्ले? हाँ, चॉकलेट और किट कैट हो गया। चॉकलेट वैसी प्योर चॉकलेट है। और कोई प्रोडक्ट बनाता है नेस्ले का? नेस्ले मिल्क मेड आता है एक, वो कंडेंस मिल्क होता है। ठीक है, खीर में डाल दो, ब्रेड के ऊपर लगा के खाओ। उसका टेस्ट, जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तब पापा लाते थे, वो अभी तक वैसा कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। वो टेस्ट, वो थिकनेस, वो रिचनेस मिलती ही नहीं है। जिस तरह से अमूल बटर, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, उसी तरह से मिल्क मेड का भी कोई तोड़ नहीं है। उसके हर एक प्रोडक्ट अपने सेगमेंट में टॉप पे हैं, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका शेयर ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और इसका पी अभी 100 के आसपास था, यानी कि इसकी अर्निंग बढ़ गई है, तभी पी कूल डाउन करके 83 पे आया है। यानी पी कम हुआ है, यानी कि इसकी अर्निंग बढ़ी है। अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको मैंने समझाया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आपको पी समझाएंगे। प्राइस टू अर्निंग, यानी जब अर्निंग बढ़ती है तो पी कम हो जाता है। तो कम पी मतलब सस्ता है स्टॉक, वैल्यूएशन अच्छी है। हाई पी मतलब वैल्यूएशन महंगी है, स्टॉक महंगा है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।